नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 की बातचीत कर रहे थे, जिसके संदर्भ में अपनी एक क्लास हो चुकी है और आज अपनी दूसरी क्लास है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज इस लक्स क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले आपको पहली क्लास को देखना जरूरी है, तो उसके लिए सबसे पहले आप जाइए अपने YouTube के अंदर, सर्च कीजिए लक्स क्लासेस बालोतरा। आप इस तरीके से सर्च करोगे तो आपके पास में होम पेज खुलेगा, यहां से आप इसको सब्सक्राइब करें। फिर वीडियो के जस्ट पास में आपको प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिखता है, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जैसे आपकी 10th क्लास है तो देखो यहाँ पे देखो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 करके देखेगा और यहाँ पे आपको करना है व्यू फुल प्ले लिस्ट। ऐसे क्लिक करोगे तो आपके क्रमानुसार यहाँ पे वीडियो दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पे इसकी इंट्रोडक्शन क्लास दी हुई है, उसके बाद में जो अपना पहला वीडियो दिया हुआ है जो पहले चैप्टर से संबंधित है, और इसके नीचे जस्ट दूसरा वीडियो आएगा जो आपके पहले चैप्टर से संबंधित, फिर तीसरा चौथा, इस तरीके से क्रमानुसार आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? ओके, अब अपन वापस चलते हैं आपके अध्याय के ऊपर। चलो भाई। तो मैं वापस थोड़ा बहुत रिवीजन करवा देता हूं आपको कि चीजें अच्छी तरीके से आपके दिमाग में सेट रहे। ओके, तो अपन आपके पहले अध्याय की बातचीत कर रहे थे जिसका नाम था सत्ता की साझेदारी। ठीक है, क्या नाम था? सत्ता की साझेदारी नाम था, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि सत्ता का मतलब सरकार और किस तरीके से कार्य करती है वो। ठीक है, फिर अपन ने देखा था सत्ता का विकेंद्रीकरण, जिसके अंदर विधायिका जो कानून बनाती है, फिर कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, और न्यायपालिका जो कानून की समीक्षा करती है। ठीक है, उसके बाद में दो देशों की बात की थी, एक तो बेल्जियम और दूसरी बात की थी अपने श्रीलंका की। बेल्जियम कौन से महाद्वीप में बताओ? यूरोप महाद्वीप में, और श्रीलंका जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। उसके बाद में अपन ने ये चीजें देखी थी, और बेल्जियम जो एक छोटा सा देश है यूरोप का, जिसके सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी और लक्सबर्ग से लगती है, और बेल्जियम के अंदर लोग बोलने वाले जो भाषा की जो दिक्कत थी वो थी डच और फ्रेंच और जर्मन। ठीक है, और उसके बाद अपन अल्पसंख्यक शब्द को देखा था। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम होती हो। फिर अपन ने श्रीलंका की बात की, जहां दो प्रमुख जातीय समूह थे, एक तो था तमिल और एक था सिंहली। और तमिल में भी दो समूह थे, एक तो भारत के थे जो भारत से यहाँ गए थे, औपनिवेशिक शासन जो था भारत में तब उस समय, और दूसरे वहीं के जो मूल थे वो। ठीक है, और श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, और द्वीपीय देश की परिभाषा क्या है वो भी मैं आपको बता चुका। ठीक है, आगे अपने औपनिवेशिक शासनकाल की बात की थी, और औपनिवेशिक शासनकाल का मतलब ये होता कि अंग्रेजों का शासन जिस समय भारत पर था उस समय औपनिवेशिक जो उस समय जो स्थिति थी उसे औपनिवेशिक स्थिति कहा जाता है। ठीक है, और फिर 1948 के अंदर श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, और वहाँ पे सिंहली समुदाय का दबदबा था, और वहाँ पे सिंहली समुदाय की सरकार बनी। और फिर 1956 के अंदर सिंहली समुदाय ने एक इस तरीके का कानून पेश किया जिसके अंदर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, और जो तमिल लोग थे वो इस काम से नाराज हो गए, और तमिल लोगों ने वहाँ पे आंदोलन करना शुरू कर दिया। उनके अंदर बोगापन या बेगापन स्थापित हो गया, और वो जो सिंहली समुदाय थे उनके साथ में ये महसूस करने लगे कि ये लोग हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, और उनके जो संबंध है आपस में बिगड़ते चले गए थे। फिर अपन ने बहुसंख्यकवाद को देखा, और बहुसंख्यकवाद किस तरीके से दूसरे लोगों के ऊपर अपना अधिकार जमा करके उनकी इच्छाओं और उनके जो अधिकार होते हैं या उनकी जो जरूरतें होती है उनकी अवहेलना करते हैं। ये चीज अपन ने देखी थी। अब इससे आगे अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सब लोग यहाँ पे आ जाओ और आराम से अपनी पेज की कॉपी वगैरह जो है अपनी बुक है उसको खोल के सामा बड़ी अच्छी तरीके से बैठ जाओ। कल की क्लास में मैं आपको लिखूंगा, आज की क्लास में अपन सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप अपना रफ रजिस्टर लेके बैठे, अपनी क्लास के लिए एक अलग से रफ रजिस्टर बना दो। ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो भैया आराम से सुने। अगर वीडियो की क्वालिटी नहीं आ रही तो आप 360p की जगह 720p कर दीजिए, वहां पे वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, और अब आराम से इसको बढ़िया अच्छी तरीके से मैं जो समझा रहा हूं उसको समझना है। सबसे पहले तो ये लड़का इधर कोने में खड़ा क्या कह रहा है इसको भी सुन लेते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है? अगर श्रीलंका में सिंहलियों का राज नहीं होगा तो किसका राज होगा? अब ये भी मैं बताऊंगा आपको। देखो, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। अब यहां श्रीलंका आजाद हो गया। इधर थोड़ा सा ऊपर आ जाओ भाई। श्रीलंका आजाद कब हुआ? श्रीलंका
आजाद हो गया 1948 में, ठीक है। फिर उन्होंने 1956 के अंदर क्या किया, सिंहली को राजभाषा बनाई, सिंहली राजभाषा बनी। अब सिंहली राजभाषा बनते ही नाराज कौन हो गए, तमिल लोग हो गए। तो अब तमिल लोग क्या कर रहे हैं, तमिल लोग अपना अलग संगठन बना रहे हैं। किसके विरुद्ध बना रहे हैं, तो सिंहलियों के विरुद्ध बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सिंहलियों ने तमिलों को अपनी वहां की सरकार के अंदर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, ना ये तो सरकारी नौकरी में दिया, ना वहां पे किसी काम के लिए उनको अधिकार दिया। तो देखो वापस देखो इस लाइन को, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता कि उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। अब स्वायत्ता का मतलब ये कि वो लोग ज्यादा थे, कौन, तमिल लोग कम थे और सिंहली लोग ज्यादा थे, तो सिंहलियों ने तमिलों की जो मांग थी उसको नकार दिया गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इल्म सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। अब 1980 आते आते कब से लड़ाई शुरू हो रही है, 1956 से लड़ाई शुरू हो रही है, और 1980 आते आते उत्तर पूर्वी जो श्रीलंका वाला क्षेत्र है वहां पे स्वतंत्र तमिल, जिसका नाम क्या है, इल्म, इल्म क्या है, एक स्वतंत्र तमिल सरकार है जिसका नाम है इल्म, बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक अलग अलग संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया और यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हो गया। गृह युद्ध में परिणत हो गया का मतलब, अब देखो श्रीलंका में क्या स्थिति, आप ऐसे अनुभव करो कि श्रीलंका में यह स्थिति है कि एक तरफ तो तमिल लोग हैं, दूसरी तरफ सिंहली लोग हैं। सिंहली लोग मजे से श्रीलंका में अपनी सरकार चला रहे हैं, लेकिन तमिल लोग बार बार आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे को भी हमारी भाषा के जो भाषा है उसका हक दीजिए, हमारे को भी हमारी भाषा को जिंदा रखिए, आप पूरी तरीके से सिंहली भाषा को लागू कर रहे हैं, ये गलत बात है। ऐसी स्थिति को लेकर राजनीतिक संगठन बन गए और लोग आपस में लड़ने शुरू हो गए, और इससे क्या हुआ कि श्रीलंका के अंदर बहुत ज्यादा दो समुदायों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, और जिससे क्या हुआ, गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध का मतलब घर घर के अंदर लड़ना, अपने ढोनी में लड़े को लड़े आपस में, धनी लोग एक एक लड़े यूं तो चीज होगी। गृह युद्ध का मतलब है घर के अंदर युद्ध। अब ये आपके घर का हो सकता है, एक राज्य का हो सकता है, एक शहर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके थे और अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए थे। अब देखो, अब ऐसी स्थिति में लोग ये हुआ था कि जो लोग लड़ रहे थे उनमें हजारों लोग मारे गए थे। अब कोई लोग बेचारा लड़ नहीं रहा था मेरे जैसा, तो वो क्या हुआ, शरणार्थी बनकर भाग गए थे। शरणार्थी का मतलब ये हुआ कि किसी दूसरी जगह जाके शरण लेना। अब आपके पीछे कुत्ते पड़े हो, जबरदस्त कुत्ते पड़े हो बहुत सारे, और आप भागते थक जाते हो और किसी पेड़ की छाया में या फिर किसी के घर में जाके आप रहते हो या ठहरते हो, उसे कहते हैं शरण देना, ठीक है ना। तो वो लोग शरण बनकर के या शरणार्थी बनकर के दूसरे देशों में भाग गए। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में, तो अपन वो भी चीज पढ़ेंगे कि हमारे क्षेत्र के देश में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहां के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई है। देखो, अब श्रीलंका के लोग तो काला, अब आगे अपन बेल्जियम की समझदारी पढ़ेंगे और एक श्रीलंका की चीज देखी। तो यहां आपको मैं अगर प्रश्न पूछूं तो श्रीलंका में रीजन क्या निकला, कुछ कारण निकला या कुछ तोड़ निकला उस बात का, वहां वो चीज अपने को इसके अंदर नहीं दी हुई है। भले ही बाद में सरकार बना ली गई, भले ही बाद में इस तरह की बातें मान ली गई कि तमिलों को भी अधिकार दिया जाएगा, लेकिन इस स्थिति को पहले ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिससे श्रीलंका की जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की जो परेशानियां हैं वो पैदा नहीं होती। आप उदाहरण लेके देखिए कि कितने लोग बेचारे भाग के गए होंगे, शरणार्थी बन के गए होंगे, कितने लोग मारे गए होंगे ऐसी स्थिति में, और कितने लोगों की रोजी रोटी है वो चौपट हो गई होगी। ठीक है, अब श्रीलंका की पूरी कहानी पढ़ ली, आपको समझ में आ गया कि श्रीलंका के अंदर क्या मैटर हुआ। दो या तीन डेट ध्यान रखनी। एक तो डेट याद रखनी है 1948, एक डेट याद रखनी है 1956 और एक डेट याद रखनी है 1980। यहाँ पे आजाद होता है, यहाँ पे सिंहली राजभाषा बनती है और यहाँ पे इल्म बनता है। इल्म का मतलब एक तमिल सरकार बनती है, ठीक है ना। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, बिंदु बना के आप आराम से लिख देना और मैं आपको लिखवा भी दूंगा। अब बेल्जियम की समझदारी देखते हैं। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और 1970
और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। क्या किए? संशोधन किए। 1970 में किया और 1993 के बीच में उन्होंने अपने संविधान के अंदर मुख्य रूप से 4 संशोधन किए, सिर्फ इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगापन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सके। किसके लिए किया? कि भाई अपने देश के अंदर भले ही अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हो, भले ही जर्मन बोलने वाले या फ्रेंच बोलने वाले या डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हो, लेकिन इसी भाषा के आधार पर या क्षेत्रीय भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के अंदर बेगापन की स्थिति नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बेगानेपन की स्थिति नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अपने श्रीलंका के अंदर हुई। तो ये बहुत अच्छा काम किया बेल्जियम सरकार ने। और आगे क्या कहा है उन्होंने? इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखें बॉक्स की कुछ मुख्य बातें जो निम्नलिखित है। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून भी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो और इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोगों को एक तरफा फैसला नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति श्रीलंका भी अपना सकता था। श्रीलंका क्या करता? तमिल लोगों को भी बराबर हक देता और जो सिंहली लोग थे उनको भी बराबर हक देता, तो किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं होती। क्योंकि अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम के अंदर सबसे ज्यादा लोग डच और फ्रेंच बोलने वाले थे, दूसरे जर्मन लोग थे। ठीक है, तो डच और फ्रेंच भाषा के ही बीच में वाद विवाद होता था। तो उसने बेल्जियम ने क्या किया कि जो संविधान है उसके अंदर स्पष्ट लिख दिया कि केंद्रीय सरकार के अंदर डच भाषा के लोग और फ्रेंच भाषा के लोगों के जो मंत्री है उनकी संख्या बराबर होगी। और देखो बात खोलो भेद खोलो, गृह युद्ध किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। और अपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर गृह युद्ध की बात करें तो किसी मुल्क में यानी कोई भी देश है वहां की सरकार विरोधी समूह, यानी जैसे अपन बात करें प्रेजेंट टाइम में कौन सी सरकार है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है। इस बीजेपी की सरकार के विरोधी समूह जैसे दूसरी पार्टियां हो गई या दूसरे जो छोटे मोटे समूह है, वो विरोधी समूह इस तरीके की लड़ाई करे और वो लड़ाई इस तरीके का रूप ले ले जिससे लगने लगा कि युद्ध हो रहा है। ऐसी स्थिति को हम राजनीति के अंदर गृह युद्ध कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। अब ये जो मैं बिंदु बता रहा हूं ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपके प्रश्न में आएगा कि बेल्जियम की जो आंतरिक लड़ाई थी वो किस तरह समाप्त हुई और उन्होंने किस तरीके का प्रावधान किया या उन्होंने किस तरीके की समझदारी दिखाई, वो चीज आपको बतानी जरूरी है। दूसरा बिंदु देखो, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाके की सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। यानी केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां हैं देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द की गई, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकारों के अधीन नहीं है। तो जो भाषाई के आधार पर जो बड़े बड़े क्षेत्र थे उनको भी कई सारी शक्तियां बांट दी गई, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। ब्रुसेल्स में अलग अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। ठीक है, आगे देखो। भला ये भी कोई समाधान हुआ? मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान ऐसी बातें नहीं कहता कि किस समुदाय ने कितने मंत्री होंगे। अपने ऐसी कोई प्रावधान नहीं है भाषा के आधार पर, क्योंकि भाषा के आधार पर अपने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया गया। ठीक है ना। तो आगे देखो, बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ दिया गया है, फोटोग्राफ में अंकित है कि गौर करें कि स्थान का नाम और दिशा की जानकारी 2 भाषाओं यानी फ्रेंच और डच में दी गई है। ग्रांड पैलेस, आगे क्या लिखा हुआ है? ग्रोट मार्केट, और ये पता नहीं कौन सी भाषा के अंदर लिखा हुआ है। तो ये दोनों भाषाओं के अंदर वहां पे नाम लिखा होता है। जैसे मेरा घर इधर है तो मैं लिख देता हूं भाई लक्ष्मण चौधरी हाउस, लक्ष्मण चौधरी हाउस। ठीक है, अब इसी को ये तो हो गया, मान लो कौन सी भाषा में, उदाहरण के तौर पर मान लो ये फ्रेंच भाषा में है, तो इसी के नीचे डच भाषा में लिखा जाएगा, क्योंकि वहां पे दोनों भाषाओं को समान अधिकार दिया गया। तो यहाँ नीचे डच भाषा में भी इसको लिखा जाएगा कि लक्ष्मण चौधरी हाउस इधर है, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखो।
आगे देखो, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की भी सरकार काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार काम करती है, और इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहां भी रहते हो, इस समुदाय सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसी मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। तो वहां पे एक सामुदायिक सरकार भी सुनी जाती है, यानी सबकी साथ में सरकार चुनी जाती है, जो संस्कृति, शिक्षा और भाषा के जो मसले होते हैं उनके ऊपर बातचीत करती है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से ये जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी है, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही और इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया। वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बंट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला लिया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संघ की संसद, ये बेल्जियम जो है, बेल्जियम के अंदर यूरोपीय देशों का जो संघ है वहां पे संसद बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि उस जमाने में बेल्जियम ने जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई और उस तरीके की स्थिति को सामना करके एक तरीके से देश को बचा लिया। जैसे श्रीलंका के अंदर आज भी लोग हैं वो लड़ते हैं इस बात को लेकर, श्रीलंका के अंदर ये पूर्णतः कोई स्थायी फैसला नहीं हुआ, लेकिन बेल्जियम में भले ही ये व्यवस्था थोड़ी बहुत जटिल रही होगी, लेकिन वहां के लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। और जो यूरोपीय संघ है, देखो क्या बात है यहाँ पे, देखो जब अनेक यूरोपीय देशों ने मिलकर के यूरोपीय संघ बनाने की बात कही और फैसला लिया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय बनाया गया। तो जो यूरोपीय संघ है, उस यूरोपीय संघ की जो संसद है उसका मुख्यालय कौन से देश के अंदर है? तो बेल्जियम की जो राजधानी है कौन सी? ब्रुसेल्स। ध्यान रखना, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? और यूरोपीय संघ का मतलब ये हुआ कि जो यूरोपीय महाद्वीप के जो देश है ना, उनका अलग से एक मुख्यालय बना हुआ है, ठीक है ना। आगे देखो, तो आपके कहने का मतलब ये है कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज्यादा ताकतवर होते हैं। यह बात तो कुछ अजीब लगती है, खैर जरा सोचने दीजिए। अब आपके दिमाग में सोचो कि सत्ता की साझेदारी या सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हुआ है वो कहां हुआ, या सत्ता की जो हिस्सेदारी कौन से देश के अंदर हुई? भाई बेल्जियम के अंदर हुई या फिर श्रीलंका के अंदर हुई? श्रीलंका में ऐसा कोई स्थिति नहीं हुई, लेकिन बेल्जियम के अंदर सत्ता की साझेदारी हुई कि नहीं हुई, यानी सबको बराबर हक दिया कि नहीं दिया गया। तो यही तो अपने पाठ का नाम है। आगे देखो, कोई एक अखबार पूरे हफ्ते भर पढ़ें और फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों को कतरने जमा करें, यानी उनको काट काट कर जमा करें। 5-5 छात्रों के 2 समूह एक साथ यह काम कर सकते हैं। फिर दोनों समूह अपनी सारी कतरन साथ मिलाकर कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं। सारे झगड़ों और उनके स्थान अपने प्रदेश, देश से बाहर के हिसाब से वर्गीकृत करें और इनके टकरावों के कारण जानने की कोशिश करें। इनमें से कितने विवाद सत्ता के बंटवारे को लेकर हैं? इनमें से किस किस विवाद को सत्ता में साझेदारी तय करके सुलझाया जा सकता है? तो इस तरीके की स्थिति करके आप अपने दिमाग को थोड़ा बहुत तेज कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्थिति के लिए देश, लोग आपस में लड़ रहे हैं या फिर झगड़ रहे हैं। आगे देखो, बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यकवाद समुदाय दूसरे प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदारी न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता और संकट में पड़ सकती है। देखो कितनी मजेदार बात बताइए यहाँ पे, कि यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई बेल्जियम और जो श्रीलंका की 2 कथाओं हैं उससे हमारे को क्या शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहले बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम से हमारे को यह शिक्षा मिलती है कि आपके पास में जितना ही बहुसंख्यक समुदाय है, लेकिन उस बहुसंख्यक समुदाय को जो अल्पसंख्यक समुदाय वाले लोग हैं उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उनको हक देना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की स्पष्ट परिभाषा है। भाई लोकतंत्र कब होगा? जब सभी लोगों को अपना अपना हक मिले, सभी लोगों को अपना अपना हक मिले। तभी तो लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा ना, वरना लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। उसके बाद में श्रीलंका में इसका उल्टा, श्रीलंका में क्या हुआ कि बहुसंख्यक जो समुदाय था उसने अपनी प्रभु सत्ता कायम करने के लिए जो अल्पसंख्यक समुदाय था उसकी जो मांगे थी, उसकी जो आपूर्तियां थी, उसको
नहीं सुना और वहां पे एक उल्टा फैसला कर दिया गया, जिससे देश की एकता में संकट पड़ गया। अब देखो, श्रीलंका के अंदर कोई व्यक्ति या कोई दूसरा देश आक्रमण करेगा तो कौन से लोग सपोर्ट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सिंहली लोग सपोर्ट करेंगे। क्या तमिल लोग सपोर्ट करेंगे इस बात के लिए? नहीं। तो एकता में संकट हुआ कि नहीं हुआ? ये कितनी स्पष्ट बात कही है कि अगर ऐसा फैसला हो जाता है तो देश की एकता के ऊपर संकट पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल सिंहली लोग ही श्रीलंका को बचाने के लिए लड़ाई करेंगे, न कि तमिल लोग लड़ाई करेंगे। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, जर्मन इंजीनियरिंग का एक बेहतर नमूना। अब इसमें देखते हैं, बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मन की एक समस्या का संकेत दिया गया है। वहां क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की दो बड़ी बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार थी। कौन से देश की बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं जर्मनी की, जहां पे कौन सी पार्टियां, जैसे अपने यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, ये कौन सी है, आरएलपी, और कौन सी है, जो भी XYZ, अब याद नहीं आ रहा नाम। तो वहां पे क्रिश्चियन, एक तो कौन सी पार्टी थी? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, नाम की दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही हैं। सन 2005 के चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए उन्होंने गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों में अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहां साथ मिलकर सरकार चला रहते हैं। अब मैं आपको आगे गठबंधन सरकार की बात बताऊंगा, जब गठबंधन वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब बताऊंगा, ठीक है ना। तो वहां अपन इसको अच्छी तरीके से स्पष्ट करेंगे। और आगे देखो, अब है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। ठीक है, अब इसको समझो। सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो सत्ता है इसका बंटवारा क्यों जरूरी है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है, और दूसरा, सत्ता का बंटवारा ठीक नहीं है। तो देखो, सत्ता के बंटवारे के संबंध में दो तर्क दिए जा सकते हैं। पहला यह है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं, इसलिए सत्ता के अंदर हिस्सा दे देना चाहिए या राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। समझ में आई? अब देखो, ये बात है वो आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि सत्ता की जो साझेदारी है वो क्यों होनी चाहिए। इसके बीच में पहला मत ये है कि भाई जो सत्ता है इसका बंटवारा करना ठीक बात है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो विभिन्न सामाजिक समुदाय है उनके बीच में कोई भी टकराव नहीं होता है, और टकराव अगर होता भी है तो वो आगे बढ़कर क्या होगा, हिंसा का रूप धारण करेगा, जिससे के अंदर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी। इसलिए जो भी सत्ता का हिस्सा मांग रहा है उसको सत्ता का हिस्सा दे देना चाहिए, जिससे उस देश की राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर स्थायित्व बना रहेगा। बहुसंख्यकवाद समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए खतरा है। देखो कितनी बढ़िया बात कही है कि कोई भी बहुसंख्यक समुदाय है उसकी इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर आपको लाभकारी लगेगा। जैसे कि तमिल के जो सिंहली समुदाय था श्रीलंका में, उसने तात्कालिक तौर पर यह फैसला कर लिया कि हम ही सबसे ज्यादा लोग हैं और हम ही श्रीलंका के ऊपर राज करेंगे, शासन करेंगे, सरकार चलाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हुई, बाद में उसको देश की अखंडता का सामना करना पड़ा, क्योंकि 1980 के दशक के अंदर कई सारी इल्म जैसी सरकारें बन गई थी। ठीक है, तो आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यक का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि वह बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। कितनी बढ़िया बात कही है। देखो, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा, सत्ता को बांटा जाए। ये लोग इसी ढर्रे से रहें, इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े हैं या जुड़ते हैं। अब मेरी बात सुनो, एक उदाहरण देखो आपकी स्कूलों का। आप जिस भी स्कूल के अंदर पढ़ते हो, आपकी स्कूल के अंदर आपकी सरकार, मान लो आपके टीचर हैं, ठीक है, आपकी मैडम, आपके सर, आपकी सरकार है।
अब आपके शनिवार ये बाल सभा होती है और उस बाल सभा के अंदर लड़के और लड़कियों की अलग बाल सभा करवाई जाती है। मान लो कभी लड़के लड़कियों की होती है, कभी क्लास के अकॉर्डिंग होती है, तो लड़के लड़कियों की अलग बाल सभा हो रही है जिसके अंदर आपकी सरकार, आपके टीचर है। और होता यह है कि लड़कों की संख्या ज्यादा है और लड़कियों की संख्या कम है। लड़के इस तरीके का दबाव डालते हैं कि हम ही जीतेंगे और हम जीत रहे हैं, और लड़कियों की उस स्थिति को दबा दिया जाता है। और लड़कों की संख्या ज्यादा होने के कारण टीचर इस तरीके का निर्णय देते हैं कि लड़कों की जीत हुई। तो उस समय तो उन टीचर को या उस सरकार को यह लगेगा कि सही निर्णय लिया गया, लेकिन बाद में जाके वो एक न एक प्रकार से घातक साबित होगा कि लड़कियां जो है वो अपनी सरकार या अपने टीचर्स के प्रति ये सोचेगी कि भाई उन्होंने हमारे साथ में भेदभाव किया, भाई लड़कों की संख्या ज्यादा थी इसलिए उनको कह दिया। तो ये इस तरीके की स्थिति जो होती है वो एक सरकार के लिए सही नहीं है, जो उनकी एकता पर खंडन करने जैसी होती है। तो ये सिर्फ उदाहरण के लिए है, आपके स्कूल में ऐसा कहीं नहीं होता होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है ना, आगे ध्यान दो, आगे देखो। और अगर होता भी है तो आप उन्हें इस बात को समझा सकते हैं कि सर हम लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं और इस तरीके से व्यवहार करना या बहुसंख्यकवाद को देखते हुए अल्पसंख्यक जो है उसके ऊपर बहुसंख्यकवाद की इच्छाओं को थोप देना सही बात नहीं है। वो आप अपनी बात को रख के समझा सकते हैं। ठीक है, इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। तो ये युक्तिपरक कार्य है, बिल्कुल इसके अंदर सही तरीके से दर्शाया गया है और यहाँ जो चीजें हुई है वो चीजें बिल्कुल सही। ओके, हाँ, तो युक्तिपरक और दोनों ये नैतिक तर्क है, यहां तक अपने से सीख लिया था। आगे देखो, हाँ, अनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। ये कोई लड़की का नाम है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के, अब दो अलग अलग लड़कियों के नाम दिया, अनीते और सेल्वी। सेल्वी जो है वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की एक स्कूल में पढ़ती है। वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं और उसके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। कौन सी सरकार अनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है? किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों? अब देखो, अब यहाँ आपकी समझ के ऊपर प्रश्न है, मैं इस चीज को दोबारा पढ़ रहा हूँ, इसका कमेंट के अंदर मुझे जवाब दोगे आप कि अनीते जो लड़की है वो बेल्जियम की है, जो बेल्जियम के उत्तरी इलाके में रहती है, जो डच माध्यम के एक स्कूल में पढ़ती है और फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि उसकी पढ़ाई जो है वो फ्रेंच भाषा के अंदर हो। अब अनीते कौन सी भाषा की लड़की है? डच भाषा की लड़की है। उसके फ्रेंड चाहते हैं कि तू है ना फ्रेंच भाषा के अंदर पढ़ाई कर। और ये कौन से क्षेत्र की बात हो रही है? ये बेल्जियम की बात हो रही है। ठीक है, अब वहीं पे ही सेल्वी एक लड़की है जो श्रीलंका के कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है, जो कि तमिल भाषा की है। ठीक है, तमिल भाषा की है, लेकिन अब उसके माता पिता भी तमिल भाषा से हैं। लेकिन अब कौन सी सरकार है वो इन दोनों को इस भाषा में पढ़ाई करवाएगी? क्या बेल्जियम वाली करवाएगी या तमिल वाली करवाएगी? मुझे इसका जवाब देना है। अगर तमिल वाली नहीं, श्रीलंका वाली सरकार इसको तमिल में पढ़ाई नहीं करेगी तो कारण बताना है, और बेल्जियम वाली इसको डच भाषा से फ्रेंच भाषा की पढ़ाई करवाएगी तो भी मुझे कारण बताना है। और कारण मैं ऊपर आपको बता चुका। क्यों? क्योंकि बेल्जियम के अंदर दोनों को क्या समान अधिकार दिया गया, लेकिन तमिल जो कि श्रीलंका की भाषा है वहां पे समान अधिकार नहीं दिया गया। तो ये बात आप ध्यान रखना है और इसका कमेंट के अंदर जवाब लिखना। जो सबसे अच्छा जवाब लिखेगा उसका कल नाम लेंगे। ठीक है, अब युक्तिपरक, हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला पूरी तरीके से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट होता है। देखो, युक्तिपरक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हानि और लाभ को सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर कोई फैसला लिया जाता है तो उसको युक्तिपरक कहा जाता है। और पूरी तरीके से नैतिकता के ऊपर जो फैसला लिया जाता है उसे लगभग इसका उल्टा होता है युक्तिपरक का। ठीक है ना, आगे देखो, खलील की उलझन। जैसा कि होता आया है कि इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, वो बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। ठीक है, अब देख लेते ये क्या कहानी है। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था और उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। ठीक है ना, एक बेरूत शहर था जिसके खलील नाम का एक आदमी रहता था और उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके माता पिता
ऑर्थोडॉक्स मतलब ये ईसाई लोग थे, और माँ सुन्नी मुसलमान थी। अब ये दोनों अलग अलग समुदाय के, उसके मम्मी पापा। ये जो आदमी था वो कैसा था, ऑर्थोडॉक्स ईसाई लोग था, और जो माँ थी वो सुन्नी मुसलमान थी। अब मुसलमानों की कोई जाति वगैरह होगी वो थी। और आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। अब ये लेबनान कोई राजधानी है, और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था पर गृह युद्ध में वो एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का, इसमें क्या हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। देखो क्या निर्णय हुआ कि इन नियमों के अंदर निर्णय हुआ है कि देश का राष्ट्रपति है वो मेरोनाइट पंथ का होगा, कोई कैथोलिक ही होना चाहिए, सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। वो प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई को मिलना चाहिए, और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमानों के साथ तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे, और मुसलमान भी पड़ोसी सीरियाओं के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच ये समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, और दोनों पक्ष अभी भी समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। तो ये एक इस प्रकार की कहानी है किसी भी एक क्षेत्र की। अब आगे देखो, खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से छोड़कर पहचाना जाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए और हर को चुनाव लड़ने की आजादी दीजिए, जिससे सबसे ज्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए, और भले ही बस किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अब देखो ये मजेदार चीज बताएगा आपको। ये क्या चीज बताएगा, यहाँ क्या चीज दी गई है कि भाई एक नियम बनाया, अटहैंग मिनक आपस में लड़ाया, सिया लड़या, सुन्नी लड़या, हैंग लड़या आपस में, जिन बट एक नियम बनायो गृह युद्ध ने समाप्त करने के लिए। के नियम बनायो कि एक नियम बना, उसके अनुसार तय हुआ कि जो मेरोनाइट पंथ के लोग हैं वो राष्ट्रपति बनेंगे, जो कैथोलिक ही होना चाहिए, और सिर्फ सुन्नी जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई लोग हैं वो केवल उप प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, और जो शिया मुसलमान हैं वो संसद के अध्यक्ष बनेंगे। अब जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं खलील की, वो कहां में आएगा, वो ऑर्थोडॉक्स में आएगा। और उसकी मम्मी कौन है, उसकी मम्मी है वो सुन्नी है। अब ये पुत्र किसका हुआ, ऑर्थोडॉक्स का हुआ, ऑर्थोडॉक्स ईसाई का पुत्र हुआ। अब ये चाहता है कि मैं उप प्रधानमंत्री ही क्यों बनूं, मेरे अंदर योग्यताएं हैं कि मैं राष्ट्रपति बन सकता हूं। लेकिन वहां पे इस तरीके की नियम बनाई गई है कि जिसके चलते वो उसमें ही बंधे हुए रहेंगे। भाई ऑर्थोडॉक्स है, भले ही कितना टैलेंटेड व्यक्ति है, भले ही कितनी माहिर खोपड़ी है, लेकिन वो उप प्रधानमंत्री के अलावा कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस बात को लेकर खलील कह रहा है कि भाई ये जो आपने व्यवस्था बना रखी है, इस व्यवस्था को समाप्त कीजिए और चुनाव कराइए। जिसने ज्यादा चुनाव जीते वो व्यक्ति सीधा सरकार बनाएगा। लेकिन इनके वहां जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो ये कहते हैं कि मौजूदा व्यवस्था जो है वो बिल्कुल शांति प्रिय है, क्योंकि पहले जिस तरीके का यहाँ पे गृह युद्ध हुआ वो बहुत ही खतरनाक था। ठीक है, आगे देखो, अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि टीवी टावर के पास पहुंच गए। वहां वे रुके थे और बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? बताओ, मैं आपको पूछ रहा हूं कि लेबनान का कानून आपको अगर फिर से लिखना है तो आप क्या करेंगे? वही व्यवस्था अपनाएंगे या फिर चुनाव करवाने वाली व्यवस्था अपनाएंगे? तो ये आप अपने ऊपर सोच के जवाब दें। क्या आप पुरानी व्यवस्था की चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके जिंदगी में स्पष्ट जवाब हैं और आप फिर भी जवाब नहीं बताते हैं तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, आप मदद कीजिए।
कि भाई ये दोनों भाई किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये देखो डाके की तरह दिख रहा है भाई साहब, बड़ा खतरनाक है, ठीक है ना, ये इसको पूछ रहा है। तो ये एक स्टोरी थी और इस स्टोरी में अपने को देखने को मिलता है कि लेबनान के अंदर किस तरीके की स्थिति है और वो क्यों बनी है ऐसी स्थिति, उसके कारण थे। अब है सत्ता की साझेदारी के रूप, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं कल की क्लास के अंदर आपको कुछ चीज़ें लिखवाऊंगा, तो आप थोड़ा रजिस्टर वगैरह लेके बैठें, जिसके अंदर अपन इसके अंदर से जो कुछ काम की चीज़ें हैं जो अपन ने पढ़ी है वो लिखेंगे, और उसके बाद में अपन सत्ता की साझेदारी जो है इसको अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने 10वीं क्लास के पढ़ने वाले जितने भी फ्रेंड हैं उनको इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें, ठीक है।